ट्रेडिंग की शुरुआत में हम सिर्फ 5 मिनट्स चार्ट पर फोकस करते थे। लगता था कि जल्दी एंट्री और जल्दी प्रॉफिट्स का ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन रियलिटी ये थी कि ज्यादा ट्रेडर्स लॉस में जा रहे थे और हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे। तब समझ आया कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स की एनालिसिस नहीं करते हैं तो हम मार्केट का रियल ट्रेंड और की लेवल्स को मिस करते हैं, और यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग करियर में लॉस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का वो पावरफुल फ्रेमवर्क सीखेंगे जो हमारी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। ये वीडियो हम सब के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, तो मिस मत करिएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को मास्टर करने के लिए हमें ट्रेडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए और उनको हमें डिटेल में सीखना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को ही हम चार्ट की रीडिंग कहते हैं, चार्ट की एनालिसिस कहते हैं या ओवरऑल सेटअप की क्रिएशन कहते हैं। तो ये इतना इजी तो नहीं हो सकता। तो इसको सीखने के लिए हमें सारे ट्रेडिंग के टूल्स पहले सीखने होंगे, हर टाइम फ्रेम की मास्टरी हमें देखनी होगी और हर कॉन्सेप्ट हमें पहले मास्टर होना चाहिए। तो ये एक वीडियो आपकी पूरी ट्रेडिंग को कवर कर सकता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो हम टाइम फ्रेम्स मास्टर करने वाले हैं वो है 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम और लास्ट पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो ट्रेडिंग में मास्टर करने के लिए चाहे वो फिर फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, तो उस ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए आपको इन सारे टाइम फ्रेम्स पर मास्टरी होनी चाहिए और इससे आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। तो इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को मास्टर करने के लिए आपको ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अब इस ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल के अंदर जो है वो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स आते हैं और सिमिलरली इस लिक्विडिटी में भी और सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जब हम ये मास्टर करेंगे फिर उसके बाद हम इस पोर्शन पे यहाँ पर आएंगे। तो ट्रेंड्स और ट्रेंड रिवर्सल्स में हमें सबसे पहले की लेवल्स को मास्टर करना होगा हर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मास्टर करना होगा और इन सब को कंबाइन करने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर पर मास्टरी होनी चाहिए। तब जाके यहाँ पर हमारा एक पोर्शन जो है वो खत्म हो सकता है और फिर उसके बाद हम लिक्विडिटी को मास्टर करेंगे और इसको मास्टर करने के लिए हमें लिक्विडिटी एट इंपॉर्टेंट जोन्स को मास्टर करना होगा और उसके साथ साथ हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स सीखेंगे और फेयर वैल्यू गैप्स के साथ साथ यहाँ पर हम इम्बैलेंसेस को भी मास्टर करेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने के बाद हम यहाँ पर मास्टरी ऑफ 1 डे टाइम फ्रेम को डिटेल में सीखेंगे, उसके बाद मास्टरी ऑफ 4 आवर को डिटेल में सीखेंगे, फिर उसके बाद मास्टरी ऑफ 1 आवर को डिटेल में सीखेंगे और सबसे लास्ट में हम मास्टरी ऑफ 5 मिनट्स को डिटेल में सीखेंगे। तो एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए या ओवरऑल एक मास्टर ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करने आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है तो आप उस पोर्शन को स्किप करके अगले पोर्शन पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली सजेशन रहेगी कि आप वीडियो के फ्लो के साथ जाएं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, क्योंकि इस वीडियो को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप हर टाइम फ्रेम पे और हर तरह के मार्केट में इजीली ट्रेड कर पाओ और अपने बड़े ट्रेड्स को बुक कर पाओ। और यहाँ पर और एक सजेशन रहेगी कि जब भी आप इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे किसी भी ट्रेड में एंटर करें तो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 1:2 के ऊपर होना चाहिए और मोस्टली यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप 1:3 के साथ जो है वो मिनिमम जाए और आप मैक्सिमम जो है वो 1:7 या 1:10 तक भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को 1 by 1 सीखते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी बनाते हैं। की लेवल्स में सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा की लेवल्स, क्योंकि यही वो चीज है जो 90% ट्रेडर्स जो है वो रॉन्गली ड्रा करते हैं और उनको लगता है हमने परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रा किया है, जो अप्रोच बिल्कुल सही नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्हें ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, ये एज ए हाईएस्ट पॉइंट है और एज अ रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर इसको ड्रा करना बिल्कुल वैलिड है और यहाँ पर इसके लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, तो इसको भी ड्रा करना बहुत ज्यादा वैलिड बन जाता है। अब वो पॉइंट्स देखते हैं हम जिन्हें ड्रा करना इनवैलिड है। अब यहाँ पर आप देखिए एक टॉप यहाँ पर बना था और प्राइसेस ने ये रेजिस्टेंस बनाई थी,
फिर आप इसको नॉर्मली जो है वो स्ट्रेच करते आगे की तरफ, और एक लेवल को मैं अगर देखूं तो आप इसको भी मार्क करते कि सर यहाँ पर तो एक सपोर्ट बना है। लेकिन ये जो दोनों लेवल्स है ये इनको ड्रा करना सही नहीं है। आप देखो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, दैट मीन्स इसको यहाँ पर रेस्पेक्ट करना था, लेकिन प्राइसेस ने इसको तोड़ दिया और 5, 6, 7, 8 दिन तक जो है वो ऊपर रहा है। यानी कि इस लेवल की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं हुई है, यानी कि ये अब एक वैलिड रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं है। इसको हम कहते हैं मिटिगेटेड लेवल, यानी कि जिस लेवल की लिक्विडिटी खत्म हो चुकी हो या जो लेवल प्रॉपरली ब्रेक हो चुका हो, और उसको मार्केट में ड्रा करना वैलिड नहीं होता है। सिमिलर वे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट था जहां से प्राइसेस ऊपर गए थे और इस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट दे दिया था। तो यहाँ पर अगली बार जब प्राइसेस यहाँ पर आए तो प्राइसेस हल्का फुल्का यहाँ पर रुके, हल्का रुके, फिर नीचे आए और इसका अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन दे दिया। यानी कि ये भी जो लेवल है अब मिटिगेटेड लेवल हो चुकी है, तो इसको भी ड्रा करना मार्केट में सही नहीं है। तो इसलिए मैं इन दोनों लेवल्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब और एक लेवल अगर मुझे ड्रा करनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकता हूँ जो कि अभी अनमिटिगेटेड है। इससे विक थोड़ा ऊपर गई है, ये मैटर नहीं करता है। क्लोजिंग आती है 1-2 दिन रहता है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो सिमिलरली आप इस लेवल को यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। मैं वही से लेवल मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि ये लेवल यहाँ से आ रही है तो मैं इसको यही से ड्रा कर रहा हूँ। मैं इसको पीछे से इस तरीके से ड्रा नहीं कर रहा हूँ कि ये यहाँ से आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से मार्क करूंगा दैट मीन्स कि मैं इस लेवल को भी यहाँ पर रेजिस्टेंस मान रहा हूँ। लेकिन ये लेवल जो है वो मिटिगेट हो चुकी है, तो यहाँ से ड्रा करना वैलिड नहीं है। सिमिलर मैनर में आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट था, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आया है और टूट गया है तो ये लेवल भी जो है वो मिटिगेट हो चुकी है, तो इसको भी ड्रा करना सही नहीं है। इसके कंपैरिजन में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक लेवल यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ जो लेवल अनमिटिगेट है। तो इन लेवल्स पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब थोड़ा बहुत हो चुका है, तो इस तरीके से आप मार्केट में लेवल्स को ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम। इसके बाद आप 4 आवर पे आ सकते हो, और एक बात कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे रेड कलर से लेवल्स को मार्क करूंगा और 4 आवर पे मैं ब्लैक कलर से मार्क करूंगा। जैसे कि 4 आवर पे अगर मैं अनमिटिगेटेड लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक लेवल दिख रही है, यहाँ पर मुझे एक लेवल दिख रही है, तो दोनों का कलर जो है वो मैं ब्लैक कर दूंगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि ये 4 आवर की लाइन है। इसके बाद और कोई लेवल अभी यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर नीचे सपोर्ट ड्रा नहीं कर सकता 4 आवर पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पर एक 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो जो हायर टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट होते हैं वो ज्यादा वैलिड होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहां से रेजिस्टेंस आया मैंने वहीं पर ड्रा किया। आप यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन इसको हम 1 आवर पे ड्रा करेंगे तो वहां पर ज्यादा ईजी रहेगा और वहां पर हम सप्लाई जोन को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं 1 आवर पे आता हूँ और 1 आवर पे हम देखते हैं। देखो अब 1 आवर पे मुझे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखो इससे ऊपर मैं 1 आवर के रेजिस्टेंसेस ड्रा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेन लेवल्स ऑफ 4 आवर एंड मेन लेवल्स ऑफ 1 डे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ये टूट गई तो 1 आवर की कोई औकात नहीं रहती है फिर। तो यहाँ से अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पर आप सप्लाई जोन भी मार्क कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि हम लेवल सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक लेवल को ही मार्क करूंगा। ये लेवल जो है ये 4 आवर पे भी लेवल थी, लेकिन अब मैं इसे फिलहाल 1 आवर पे रखता हूं। तो इसी हिसाब से जो है वो इन लेवल्स को मार्क किया जाता है। आप देखो यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि सर यहाँ पर भी तो एक सपोर्ट बन रहा था, लेकिन क्योंकि नीचे यहाँ पर 1 डे का सपोर्ट है तो प्राइसेस इसको ज्यादातर अप्रोच करेंगे ज्यादा लिक्विडिटी के लिए, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ करना वैलिड नहीं है। तो अभी बस हमने सीखा कि इन लेवल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, और आप देखो कि लेवल्स कितनी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यहाँ पर ड्रा करते तो वैलिड नहीं है, यहाँ से लाते तो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सारी लेवल्स जो है ये मिटिगेट हो चुकी है। मैं जिन लेवल्स को यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ वो सारी की सारी लेवल्स जो है वो अनमिटिगेटेड लेवल्स है। और एक लेवल हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है, जो कि 1 आवर की लेवल होगी। तो इसको अगर तोड़ेगा दैट डजंट मीन ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड जो है वो घूम रहा है या यहाँ से प्राइसेस गिरेंगे। तो उसके लिए अब हम लेवल्स का और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे क्या ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्ट करेगी या एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करेगी। अब हम समझेंगे कि जो हमारे पास की लेवल्स है ये किस तरीके से एक्ट करेंगी। क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी या लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट करेगी। तो इसको समझने के लिए आपको ट्रेंड की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक क्लियर अप ट्रेंड में जा रहा था, प्राइसेस हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड है
तो अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे ही आपको सपोर्ट की फॉर्मेशन दिखे तो कॉमन सेंस की बात है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाता रहेगा, ये नीचे आता है और यहाँ पर एक हाई की फॉर्मेशन करता है। फिर जहां से ये सपोर्ट बनना चालू होता है हम वहां पर नीचे एक लाइन मार्क करते हैं और यहाँ पर अब हमें पता होता है कि ये इस हाई का ब्रेकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अप ट्रेंड में हायर हाईज बनते हैं। ये हाई यहाँ पर बना, अगला हाई जो है वो इसके ऊपर बनेगा। तो जब हम नीचे फिर ट्रेड में एंट्री करते हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सिखाने वाला हूं आगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता हो कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा, यानी कि ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट दे देगी। यानी कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी कि अप ट्रेंड की बात करूं तो पहले ही आपको अपनी इक्वेशन से रेजिस्टेंस को हटा देना है। तो अब आगे हमारे पास बचा सपोर्ट। तो अब हमें देखना है कि जब प्राइसेस दोबारा इस सपोर्ट पे आएंगे, क्या वो सीधे ऊपर जाएंगे सपोर्ट एक्ट करके, या ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। या दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब ये हायर हाई बना रहा है तो आपको अगले सपोर्ट बनने का वेट करना है, जो कि ऑलरेडी हमने की लेवल मार्क की है, जो कि ये वाली की लेवल। तो अब इसका क्या होगा? तो 90% ऑफ द केसेस में अगर प्राइस यहां पर आपको दिखे कि आ रहा है तो वो इसको ब्रेक कर देता है। जैसे कि प्राइस ऊपर गया, एक की लेवल यहां पर बनाई, यहां से बनाकर हायर हाईज बनाए, उसके बाद जब ये दोबारा आएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इसको ब्रेक कर देता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल करोगे। दैट मीन्स अब ये लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट करेगा। जब सपोर्ट एक बार सपोर्ट बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सेल तो नहीं करना है, तो जैसे ही इसके ऊपर अब जाएगा, यानी कि सपोर्ट लाइन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अब आप अपनी बाइंग्स को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है उस वक्त भी ये लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर अगर दोबारा नीचे जाएगा तो यहाँ सेल करना वैलिड बन जाता है। लेकिन वो पूरा ट्रेंड पे डिपेंड करता है। तो अब ट्रेंड की बात करूं तो रेजिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना है, हमें सपोर्ट की फॉर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि प्राइस जो है वो कंटिन्यू हायर हाईज और हायर लोस की क्रिएशन करता है। फिर जैसे ही यहाँ पर ये हाई टूटता है, मुझे पता है कि फिर से और एक हाई बनाएगा। हाई बनाने के बाद ये भी होता है कि प्राइस नीचे आएगा, नीचे बनाने के बाद फिर से सपोर्ट बनाएगा, यानी कि मैं की लेवल बनने का वेट करता हूँ। लेकिन अगर ये पिछली की लेवल पे आएगा तो वो एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में की लेवल्स बनती है तो वो डायरेक्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, और जब दोबारा प्राइस वहां पर आता है तो वो लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट करती है। लेकिन उनके टूटने पे आपको सेल नहीं करना है। और सिमिलर वे में हम डाउन ट्रेंड के लिए भी देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप देखो रेजिस्टेंस बना, फिर से रेजिस्टेंस बना, फिर से रेजिस्टेंस बना। तो डायरेक्ट जब रेजिस्टेंस बनेगा डाउन ट्रेंड में, यानी कि लोअर हाईज और लोअर लोस की क्रिएशन करता है, तब हम रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे ही एक लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, तो फिर वो फिर से दोबारा ऊपर आ जाएगा स्विंग बनाकर, और फिर वो एक हाई बनाएगा जो कि एक लोअर हाई होगा और जहां पर रेजिस्टेंस बनेगी, तो वहां पर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पिछले रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है तो वो यहाँ पर एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करेगा। फिर जैसे ही यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। अब हम मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतने बड़े आपको मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो लिक्विडिटी को सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप ट्रेड करते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, या जिस स्टाइल की भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो लिक्विडिटी समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड को समझना है। तो हमारे पास तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है हमारे पास साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट मोर पावरफुल होता है देन रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी आपको दिखे कि प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट बनाया तो ये ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो आप देखो यहाँ पर जब भी सपोर्ट बनता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर जैसे ही सपोर्ट बना तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है कि सपोर्ट जब भी यहाँ पर बनता है, यानी कि जब भी नया सपोर्ट बनता है तो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट बना, अब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपको दिखे कि प्राइस फिर से नीचे आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट बना, लेकिन इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ट्रेंड में वीकनेस है
और ये लेवल सपोर्ट नहीं है। और इस वक्त क्या होता है कि ये जो प्रीवियस लेवल है यही सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। फिर जब प्राइस इस पे आएगा तो इन दोनों लेवल्स में ये सपोर्ट नहीं होगी लेकिन ये सपोर्ट होगी, क्योंकि इस सपोर्ट की वजह से ऑलरेडी ये हाई ब्रेक हो चुका है। तो अप ट्रेंड में वही सपोर्ट वैलिड होता है जिस सपोर्ट की वजह से एक हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है वो जो आपको याद रखना है वो है बाय एट लोज, डोंट सेल एट हाईज और डोंट बाय एट हाईज। दैट मीन्स जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस बनेगा, अब रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस नीचे आके सपोर्ट बनाएगा। तो अगर ये सपोर्ट बनाएगा दैट मीन्स इस हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब ये बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक नया हाई बना। जब नया हाई बनता है दैट मीन्स एक नया सपोर्ट बनेगा। अब यहाँ पर रिटेल की गलतफहमी क्या होती है कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है अब यही सपोर्ट बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। हाँ, 10 में से 1 या 2 बार ये काम कर सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम नहीं करेगा। देखो, अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस बनाकर नीचे सपोर्ट फिर से बनाने आ जाएगा और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। दूसरी बात, प्राइस ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये सर बना रहा है सपोर्ट और यहाँ से ऊपर जा रहा है, यह सर यहाँ पर ये रीटेस्ट कर रहा है। तो देखो, प्राइस जो है वो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देता है एक सपोर्ट बनाने से पहले। तो मोस्ट केसेस में जो आपका सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर बनता है, यानी कि वो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। अब देखो 50% जोन के आसपास आप देख सकते हो या 38 जोन के आसपास आप देख सकते हो, तो वहां पर मोस्टली सपोर्ट जो है वो बनते हैं। इसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, इसलिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो इस लेवल के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप रीटेस्ट के बाद बाय करोगे तो यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि आप हाई के आसपास ही बाय कर रहे हो, जो कि मैंने आपको कहा नहीं करना है। फिर देखो, और एक ट्रैप क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर उनको लगता है कि ये तो फेक ब्रेकआउट है, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। ये नीचे आएगा तो सपोर्ट बनाएगा, फिर सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगा। इसलिए आप देखते हो कि जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो पहले तो इन ब्रेकआउट वाले बायर उसको बाहर फेंक देता है, फिर रीटेस्ट वाले ट्रेडर उसको बाहर फेंक देता है, फिर सेलर उसको बाहर फेंक देता है, फिर मार्केट का एक्चुअल मूव आता है। इसलिए यहाँ पर ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पॉइंट्स आप अप ट्रेंड में याद रखोगे। सपोर्ट ज्यादा पावरफुल है और जब भी सपोर्ट बनेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होता है। और दूसरी बात, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो एक नया हाई बनने के बाद प्राइसेस फिर सपोर्ट फॉर्म करते हैं और उन सपोर्ट्स पे फिर बाय किया जाता है। वो कैसे करते हैं वो मैं मार्केट स्ट्रक्चर में सिखा दूंगा। और इसका अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में, यानी कि डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर्ड टू सपोर्ट। और जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है तो प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस लो का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। देखो, अगर आप यहाँ पर लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे सेलिंग का, यानी कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे सेलिंग का, जो कि आप नॉर्मली रिटेल कॉन्सेप्ट्स में करते हो, फिर प्राइस दोबारा आता है नया रेजिस्टेंस बनाने, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि आपने एंट्री लेट बनाई होती है। और इंडिकेटर का सिग्नल भी इसी तरीके से काम करता है कि वो लेट सिग्नल होता है। आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, एज कंपेयर्ड आपको रेजिस्टेंस बनने देना है और फिर हाईएस्ट पे सेल करने की कोशिश करनी है। और दूसरा ट्रैप जो कि मैं आपको समझा रहा था कि जब ये तोड़ेगा, हमें पता है कि ये नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर यहाँ पर जो है वो सपोर्ट बनाने के लिए ये 50% या 38% फिबोनाची लेवल जोन्स के आसपास आ जाता है, या इसके नीचे ये किसी भी जगह ये रेजिस्टेंस बना सकता है। तो अगर आप यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करोगे तो वहां पर भी आप ट्रैप हो जाओगे। फिर अगर इसको आप फॉल्स ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लोगे तो वो भी आप वहां पर फंस जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा वेट करना चाहिए जब तक ना आप एक लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से समझो और जब तक ना आप इन ट्रेंड्स को मास्टर करो। और एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर लोअर हाईज और लोअर लोज की क्रिएशन होती है जब डाउन ट्रेंड होता है। और एक बात, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बराबर नहीं होते हैं। सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है डाउन ट्रेंड में। अब ट्रेंड समझने के बाद हम लिक्विडिटी को इजी वे में समझ सकते हैं और डिफरेंट तरीके की लिक्विडिटी को हम यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं कि क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है, ये सिंपली ऑर्डर्स होते हैं या ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर जोन पे मोस्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव है, यानी कि जिस भी जगह पर सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं या एक्टिव होते हैं वो जोन्स को हम लिक्विडिटी जोन्स कहते हैं। तो लिक्विडिटी जोन्स जो है
मोस्टली हमें हायर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दिखाती है। अब ये लिक्विडिटी किस तरीके की हो सकती है, तो देखो मोस्ट जो लिक्विडिटी होती है वो या तो एक बाय ऑर्डर हो सकता है, या तो एक सेल ऑर्डर हो सकता है, या तो वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकता है। अब ये बाई सेल ऑर्डर क्या होता है, देखो बाई सेल ऑर्डर जो है या तो ये मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जैसे ही उस लेवल को अप्रोच करेगा तो मार्केट में बहुत सारे मार्केट ऑर्डर्स डाले जाएंगे, या तो ये दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अगर किसी की लेवल पे प्राइस आ रहा है, जैसे कि ये की लेवल है, इसको जब तोड़ देगा, जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर फिर मार्केट ऑर्डर्स पे अपने सेलर्स को एग्जीक्यूट करते हैं जब एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये एक लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कि मार्केट ऑर्डर लिक्विडिटी। दूसरी होती है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो है वो ऑलरेडी अपना ट्रेड लगा के बैठे होते हैं, जैसे ही टूटेगा नीचे की तरफ हम सेल ले लेंगे, तो वो पेंडिंग ऑर्डर होता है। और तीसरा होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी कि बंदे यहाँ पर बाई करते हैं, उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स नीचे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये तीन तरीके की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में प्रेजेंट होती है। तो लिक्विडिटी जोन जो है वो मेन जोन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एक मार्केट में। इजी वे में अगर हम लिक्विडिटी को समझे तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो प्राइस के मोमेंट्स है, प्राइस के मोमेंट यानी कि जब प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे जाता है, वो आप समझो कि वो है गाड़ी, और गाड़ी को चलने के लिए चाहिए फ्यूल, और प्राइस मोमेंट्स को सिमिलरली चलने के लिए चाहिए लिक्विडिटी यानी कि ऑर्डर्स। अगर गाड़ी में टैंक फुल होगी और आपका फ्यूल जो है वो पूरा होगा तो गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा चलेगी। सिमिलरली जब प्राइसेस के मोमेंट्स में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है या प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लेते हैं तो वो बड़े मोमेंट्स उसके बाद दे देते हैं। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये इजी वे है इसको याद रखने का। अब हम लिक्विडिटी सीखेंगे एक अप ट्रेंड की स्विंग के लिए। अब ये स्विंग क्या होता है, जब आपको दिखे प्राइस ऊपर जा रहा है, एक हाई लगाता है, फिर नीचे आता है सपोर्ट बनाने के लिए, तो ये एक अप ट्रेंड की स्विंग है। इसमें एक अप मूव होता है और इसमें एक डाउन मूव होता है, और यहाँ पर फिर अगेन सपोर्ट बनाता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता है, यानी कि ये इसकी दूसरी स्विंग होगी। तो जो स्विंग होती है इसमें एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड की स्विंग की बात करें, इसमें पहले प्राइसेस नीचे आते हैं, फिर एक पुल बैक दिखाकर ऊपर जाते हैं, यानी कि इसमें जो डाउन मूव होता है वो बड़ा होता है और इसका जो रिट्रेसमेंट या अप मूव होता है वो छोटा होता है। तो अगर हम अप ट्रेंड के स्विंग की लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ज्यादा पावरफुल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो इस जोन के नीचे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। यानी जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाई किया है, यहाँ पर बाई किया है, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। मार्केट को इस लेवल को अप्रोच करने नहीं देते हैं। और रही सेल साइड लिक्विडिटी की बात, तो सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर उतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती है। मार्केट जब भी यहाँ पर सेलिंग दिखाता है तो ये उतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं होती है और उतनी ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं होती। दैट मीन्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी तो होती है लेकिन उतनी ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, तभी यहाँ पर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगली बार जब अप ट्रेंड में प्राइस नीचे आता है तो वो नया सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता है। दैट मीन्स एक नया सपोर्ट यहाँ पर बनता है और इसके नीचे लिक्विडिटी आ जाती है। अप ट्रेंड में प्राइसेस जो है वो प्रीवियस सपोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, प्राइस ऊपर गया। ये पहला सपोर्ट है, लिक्विडिटी जोन है, प्राइसेस यहाँ पर नहीं आए। ये दूसरा सपोर्ट है, लिक्विडिटी जोन है, प्राइसेस यहाँ पर नहीं आए। अब देखो ये जोन्स का मेन काम है प्राइसेस को ऊपर रखना और यहाँ पर लिक्विडिटी बनाए रखना। अब यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होता है, ये इस चीज को आपको बहुत खतरनाक तरीके से समझना है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, वो नीचे आएगा तो सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगा, तो ये एक तरीका है बाई करने के लिए। और दूसरी बात कि आप इस लेवल के नीचे एक सपोर्ट मार्क करोगे, अगर आपको दिख रहा है कि एक हाई ब्रेक होने के बाद प्राइसेस दोबारा नीचे आ रहे हैं और इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स प्राइसेस लिक्विडिटी के लिए आ रहे हैं। ट्रेंड रिवर्स नहीं यहाँ पर हो रहा है। सिंपल सी बात है, नॉर्मली अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये क्या करता, इस लेवल से ऊपर कहीं सपोर्ट बनाता, फिर यहाँ से ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस जोन को अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच क्यों करेगा, क्योंकि इसको चाहिए लिक्विडिटी। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर एक गाड़ी को पेट्रोल चाहिए या फ्यूल चाहिए, वो यहाँ पर आ रही है। तो लिक्विडिटी कैसे ली जाती है, सिंपल सी बात है, ये इसको तोड़ देगा। तो जैसे ही तोड़ देता है रिटेल यहाँ पर सेल करता है। तो इस गलत फहमी में यहाँ पर नहीं रहना है कि यहाँ पर आप सेल करोगे और आपको बड़ा ट्रेड मिल जाएगा। ये हमेशा एक इलॉजिकल पॉइंट यहाँ पर रहता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको बाइंग सिचुएशन मिल रही है, लोवेस्ट पे प्राइस है तो लोवेस्ट पे बाई करो। यहाँ पर क्या होता है,
90% ऑफ द टाइम्स फिर मार्केट रिवर्स करता है और इस लेवल के ऊपर चला जाता है, जहां पर आप बाई करना वैलिड हो जाता है। अब अगर इस लेवल से प्राइसेस लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने कहा सपोर्ट बनने के बाद हाईएस्ट टूट जाएगा। तो आप देखो पिछली बार आपका टारगेट यहां से तकरीबन यहां तक कहीं बना था और इस बार आपका टारगेट इसी सपोर्ट से यहां तक बन रहा है, यानी कि बहुत बड़ा ट्रेड आपको मिल रहा है। तो ये लिक्विडिटी का फायदा होता है। और अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन किस वजह से होता है, जब प्राइस यहाँ पर नीचे आता है वो देख रहे हैं कि सर यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, सर यहाँ पर तो लोअर हाईएस्ट बन रहे हैं यानी कि रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड नहीं है। अब देखो आपके पास मेन हाई ये है अभी और आपका मेन लो ये है, इसके बीच में जो भी होगा उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर उसको ट्रेड नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, जब अपट्रेंड में एक सपोर्ट बनेगा फिर दोबारा प्राइस उसको अप्रोच करेगा, जब उस लेवल से फिर प्राइस ऊपर जाएगा आपको बाइंग का अप्रोच देखना है, या अगर हायर लोज बना रहे हैं फिर भी आपको बाइंग का ही अप्रोच देखना है और आपका जो टारगेट होता है वो इस हाई के यहाँ पर ऊपर होता है। अब ट्रैपिंग कैसे होती है यहाँ पर, अब देखो ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर गया, पहले तो यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं, वो फंस जाते हैं क्योंकि ये सपोर्ट बनाने के लिए आता है। अब जो बंदे यहाँ पर सेल कर लेते हैं उनको भी ट्रैप किया जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर जब दोबारा से प्राइस अगर नीचे आ जाता है, इतना नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको सेल करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि ये अभी है लोज पे और मैंने आपको सिखाया था कि सेलिंग का एक ही रूल है कि आपको हाईएस्ट पे सेल करना है। दैट डजंट मीन आपको अप ट्रेंड में हाईएस्ट पे सेल करना है, वो पॉइंट मैंने लिखा है कि अप ट्रेंड में आपको हाईएस्ट पे सेल नहीं करना है, सिंपल सी बात है। डाउन ट्रेंड में हाईएस्ट पे सेल करना है, आपको अप ट्रेंड में लोएस्ट पे बाई करना है। यहाँ पर आपको लोएस्ट पे मिल रहा है, मार्केट नीचे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो प्रीवियस सपोर्टर्स हमेशा एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करते हैं। अब दूसरी बात है यहाँ पर डाउन ट्रेंड की, अब देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट की लिक्विडिटी ये नहीं लेगा, यहाँ पर आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेना है अपने सेलिंग के ट्रेड्स के लिए, यहाँ पर सेल नहीं करना, रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर जाएगा नया सपोर्ट बनाएगा तो सिंपल सी बात है ये यहाँ पर लिक्विडिटी अभी नहीं ले सकता क्योंकि नया सपोर्ट बनाया है। अभी यहाँ पर लिक्विडिटी कब लेता है, जब नीचे आएगा फिर से यहाँ पर इस लो का ब्रेक डाउन करेगा, दैट मीन्स ये अब स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुकी है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। फिर जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से वैलिड होता है। या अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करना चाहोगे जो कि मैंने आपको ट्रेंड्स में सिखाया, वो सिंपल सी बात होगी, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, आपको रेजिस्टेंस बनने का वेट करना है, जैसे ही आपको दिखे कि ऊपर जा रहा है यहाँ पर आप कहीं बाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि हम एक छोटी सी लाइन मार्क करते हैं और इस छोटी लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम अपने बाइंग के ट्रेड्स देख लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा या आप हमारी चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिटेल वाले जो ट्रैप्स है उनमें आपको नहीं फंसना है। अब है ओवरऑल लिक्विडिटी को समझने की बारी। तो आप देखिए सिंपली मैं यहाँ पर एक लेवल को मार्क करता हूँ, जो यहाँ पर ये नीचे लेवल है, ये सपोर्ट हम मार्क करेंगे और ऊपर इस तरीके से हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो अब अगर हमें इस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी समझनी है तो आप देखो सिंपली में आप देखो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है अभी और मेरे पास एक सपोर्ट है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है और प्रीवियस सपोर्ट है। यहाँ पर हम नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट्स ढूंढते हैं अप ट्रेंड में, जैसे कि प्राइस ऊपर गया नीचे आया नया सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया फिर दोबारा नया सपोर्ट बनाया, और रेजिस्टेंस में नीचे आया ऊपर गया नया रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया ऊपर गया नया रेजिस्टेंस बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन यहाँ पर जब हम मार्केट में की लेवल्स ड्रा करते हैं तो वहां पर हमारे पास पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस भी अवेलेबल होते हैं। तो उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, तो देखो तीनों कॉन्सेप्ट अलग है। ये ट्रेंड के लिए है और ये प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए है या प्रीवियस की लेवल्स के लिए। जब अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड सिंपली आपको दिखाएगा कि ये जो लेवल है ये टूट जाएगी। तो ये लेवल यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करती है, देखो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से, प्राइस ऊपर जाएगा डायरेक्टली बाई करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे। फिर ये नीचे आएगा रीटेस्ट करेगा, नहीं लेना है, प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। अगर इस बार इसने इस हाई को नहीं तोड़ा और ये हाई ना टूटने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पर अब वो सेल करना वैलिड बन जाता है क्योंकि ये जोन एक लिक्विडिटी जोन है। और ये कब वैलिड होगा, जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होंगे
और वो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा है। सिंपल सी बात है, याद रखनी है। प्रीवियस लेवल्स एक्ट एज लिक्विडिटी जोन्स, लेकिन अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस टूट जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस इजीली नहीं टूटता है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी या स्ट्रॉन्ग रिपल्शन प्राइसेस को दिखाता है और प्राइस को नीचे ले जाता है। तो यहाँ पर सेल करना वैलिड है। और जब आप यहाँ पर अब सेल करोगे, जो आपका पिछला सपोर्ट होगा, यहाँ से भी अब आप एक लिक्विडिटी का ट्रेड लेकर ऊपर वाला बाई जो है वो कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है अंटिल आपके पास एक मेजर लेवल प्रेजेंट हो। सिमिलरली अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट में आपको दिख रहा है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पर है, तो ये जोन भी एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आ रहा है और डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल नहीं करना है। सिंपल सी बात, प्राइस ऊपर आएगा तो यहाँ पर बाइंग आप कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में भी आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर लेवल है सपोर्ट की, जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट है। ये ट्रेंड का सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है जो हम नया ड्रा करते रहते हैं, ये प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर वैलिड होता है बाई और सेल करना। तो यहाँ पर आप बाई करोगे और अगर आपको हायर लोज दिख रहे हैं तो उसके साथ भी आप बाई कर सकते हो। और अगर ये डाउन ट्रेंड में अब इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर आप फिर से एक सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो। और उस तरीके से ये पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट में टूटते हैं। अगर आपको ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने GBP USD का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे खोला है। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड है। जैसे ही हाई बना उसने सपोर्ट लगाया और सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, जो कि वो एक छोटी लेवल होती है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सिखाई है। तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो मैं क्यों कहता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद बाई नहीं करना है। आप यहाँ पर बाई कर रहे हो और नॉर्मल ट्रेडर्स या जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर बाई कर रहे हैं, रिटेल यहाँ पर बाई करता है, उसकी वजह से फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कोई सेंस नहीं बनाता। और दूसरा किस्म ट्रेडर होता है जो फिर यहाँ पर नीचे सेल करता है, जिनका ट्रेड यहाँ पर बन जाता है, तो उनका भी यहाँ पर जो है वो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तभी मैं रिटेल कॉन्सेप्ट्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, अब ये प्रीवियस सपोर्ट है, अब ये नया सपोर्ट बनाया, इन जोन्स की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, फिर से एक नया सपोर्ट बनाया तो इस जोन की भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिक्विडिटी का सिखा रहा था कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये प्रीवियस जोन को आया और यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी, ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी नीचे आया था और एग्रेसिवली नीचे आ गया था। फिर मैंने आपको कहा जो प्रीवियस लेवल्स है वो एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करता है। यहाँ पर देखो प्राइस नीचे आया और इसी के आसपास रहा, फिर से नीचे आया, फिर से इसी के आसपास लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है वो फिर से नीचे चला गया। अब देखो यहाँ पर ये पुराने सपोर्ट्स के पास यहाँ पर आ गया, नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, तो मैंने आपको कहा यहाँ पर हम बाई भी कर सकते हैं। तो बाइंग का ट्रेड जो है वो आपका तकरीबन -2 का तो यहाँ तक बन ही रहा था। फिर मैंने कहा दोबारा नीचे आएगा या लोअर हाइज की क्रिएशन करेगा तो फिर से यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अब क्योंकि ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आपको ये कैंडल्स अगर छोटे दिख रहे हैं तो जैसे ही आप इनको 1 आवर या 4 आवर पे शिफ्ट करोगे तो यही प्राइस मूवमेंट आपको बहुत बड़ा दिखेगा और ये ट्रेडर्स बहुत ही बड़े ट्रेडर्स होंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी आप लिक्विडिटी में इतना याद रख सकते हैं। तो अगर आप इन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स उठा सकते हैं या आप अपनी कॉपी में अभी इनको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी है बाई साइड की लिक्विडिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद आती है सेल साइड लिक्विडिटी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। मेन बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि प्राइस के जो मोमेंट्स होते हैं वो है कार, और जो लिक्विडिटी होता है वो होता है पेट्रोल या फ्यूल होता है। और कार तभी चलेगी जब पेट्रोल अच्छा खासा होगा, और सिमिलरली प्राइस के बड़े मोमेंट्स तभी आएंगे जब किसी लिक्विडिटी जोन को टारगेट करेगा। अब हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को यहाँ पर मास्टर करते हैं और देखते हैं कि ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनको मार्केट में ड्रा कैसे करते हैं। तो सप्लाई जोन जो है ये एक एरिया होता है जहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाइंग प्रेशर, और यहां से प्राइस जो है वो गिरता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर किसी जगह हमारे पास सप्लाई जोन है। तो जैसे ही वो सप्लाई जोन को अप्रोच करता है
तो प्राइस यहाँ से गिरता है। अब ये किस तरीके से गिरता है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, तो उस पे हम बात करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर डिमांड जोन जो है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग प्रेशर, और अगर प्राइसेस जो है वो डिमांड जोन पे आ जाते हैं तो यहाँ से प्राइस के बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम इन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन एंड ड्राइंग ऑफ डिमांड जोन्स देखते हैं, यानी कि डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और डिमांड जोन्स को ड्रा कैसे करते हैं, और कहाँ पर डिमांड जोन्स बनते हैं और कहाँ पर सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब यहाँ पर कवर की जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन या ड्राइंग ऑफ डिमांड जोन्स की अगर हम बात करें, तो जब आपको दिखे कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके बाद जो मार्केट का लास्ट रेड कैंडल होता है, जिस रेड कैंडल के बाद आपको दिखे कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर मार्केट में बने हैं, तो वहां पर हम डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ से बाइंग प्रेशर जो है वो स्टार्ट हुआ है और प्राइसेस जो है अब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो ये इस तरीके से हो सकता है, और जो इसका दूसरा तरीका है वो है कि जब आपको दिखे कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट देता है या एक पुल बैक देता है नीचे की डायरेक्शन में, और यहाँ पर आपको दिखे कि मार्केट इतना नीचे आने के बाद एग्रेसिवली अब फिर से ऊपर गया है बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर। तो यहाँ पर भी हम डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपली आप देखो, डिमांड जोन आपको दो ही जगह पे मिल सकता है, वो है लोज पे। अब देखो, क्योंकि बाइंग का कॉन्सेप्ट एक ही है कि बाय एट लोज, तो बाय एट लोज जो है यहाँ पर फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मेरे इस पॉइंट पे यहाँ पर ध्यान देना। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय एट लोज का मतलब होता है कि प्राइस गिर रहा है तो जहां भी आपको लोवेस्ट पॉइंट पे दिखे वहां पर बाय करो। तो ये कॉन्सेप्ट इनवैलिड है। बाय एट लोज जो है ये एक ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है, या सेल एट हाइज जो है वो एक ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर बाय एट लोज का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है। यहाँ पर वो तभी वैलिड होगा जब आपको दिखे कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, फिर उसके बाद आप लोज पे बाय कर सकते हो। तो डाउन ट्रेंड में बाय एट लोज वैलिड नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड की बात करें तो वहां पर यही चीज कैसे वैलिड है, जब आपको दिखे कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है सीधे ही। देखो, जब सीधे ही ऊपर जाएगा, ना तो आपको यहाँ खरीदना है, या ना तो यहाँ बाय करना है, ना तो यहाँ बाय करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और हाईज लगा रहा है, तो हाईज पे बाइंग नहीं की जाती। जब मार्केट इस पॉइंट पे था तो आपको नहीं पता था कि मार्केट यहाँ पहुंचेगा। दैट इज वाई कि आप इस जगह पर डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, या जब एक ब्रेकआउट हो जाता है तब आप बाई नहीं कर सकते ब्रेकआउट पे, क्योंकि बाइंग का कॉन्सेप्ट ही है कि बाय एट लोज। इसलिए यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है, और जब उस रिट्रेसमेंट से प्राइस ऊपर जाते हैं तब आप बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये होता है बाइंग एट लोज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर डिमांड जोन को ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस पोर्शन में आना है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6th पोर्शन जो है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर शेप्स में आपको रेक्टेंगुलर टूल दिखेगा, आपको इसको सिलेक्ट करना, और डिमांड जोन को मार्क करने के लिए जिस प्रीवियस रेड कैंडल से एग्रेसिव बाइंग आई होती है आपको उसको फुल्ली मार्क करना पड़ता है, और इस बॉक्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करना पड़ता है। तो मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूं। तो डिमांड जोन अब किस तरीके से काम करता है, जब आपको दिखे कि आगे फिर कभी भी प्राइस यहाँ पर डिमांड जोन पे आता है तो यहाँ से प्राइसेस के रिवर्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिमांड जोन एज ए मैग्नेट काम करता है। अब ये मैग्नेट की तरह क्यों काम करता है, मैंने आपको लिक्विडिटी में समझाया था। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करता है, और लिक्विडिटी इस वक्त कहां पर है, इन ही डिमांड जोन्स पे है। तो हमेशा यहां पर आपको इसको मैग्नेट की तरह लेना है, मार्केट यहां पर आएगा ही आएगा। एक तो हो गया ये तरीका इसको ड्रा करने का, और जो दूसरा तरीका है, कभी कभार आपको दिख सकता है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन है, तो ये कंसोलिडेशन किसी भी जगह हो सकती है, और इस कंसोलिडेशन के बाद आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक एग्रेसिव मूव आ रहा है, मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं। तो उस वक्त जो भी आपके पास ये रेंज होगी, आप इस पूरी रेंज को कवर कर सकते हो और मार्क कर सकते हो, तो ये आपका डिमांड जोन बन जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर इस पूरी रेंज को लेना है, और इस पूरी रेंज को यहाँ पर स्ट्रेच करके ये आपका डिमांड जोन होगा। तो ये दो तरीके हैं डिमांड जोन को ड्रा करने के लिए,
कि प्रीवियस रेड कैंडल से जहां पर भी बाइंग आई हो, एग्रेसिव बाइंग, उस रेड कैंडल को मार्क करो, और अगर किसी रेंज से बाइंग आई है तो उस स्मॉल कंसोलिडेशन को मार्क करके आप डिमांड जोन्स को ड्रा कर सकते हो। तो यही चीज अब हम अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। तो डिमांड जोन्स को रियल चार्ट पर ड्रा करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यूरो JPY का चार्ट जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है और प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहे हैं, हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बना के। तो यहाँ पर अब हम डिमांड जोन्स को ड्रा करेंगे। तो डिमांड जोन ड्रा करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग आई है। तो मैं इस पूरी रेड कैंडल को कवर करके इस जोन को यहाँ पर आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा। दैट मीन्स कि ये हमारा डिमांड जोन होगा। तो डिमांड जोन को ड्रा करने के लिए पिछले रेड कैंडल को पूरा कवर करना पड़ता है। इसके बाद देखो प्राइसेस इस डिमांड जोन पे नहीं आए हैं और इसको अप्रोच नहीं किया है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर फिर से एक डिमांड जोन बन रहा है जो कि एक कंसोलिडेशन के बाद बन रहा है। तो मैं इस पूरी कंसोलिडेशन को यहाँ पर मार्क करके इसको आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दूंगा। तो ये आपका एक डिमांड जोन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर यहाँ पर इसी डिमांड जोन को अप्रोच किया है और इस डिमांड जोन पे आने के बाद जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आती है। तो यहाँ से फिर कंटिन्यूअसली प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि इस जगह पहले ही एक डिमांड जोन था और यहाँ पर फिर से एक एग्रेसिव बाइंग आई है, तो इसी जगह फिर से डिमांड जोन आप ड्रा नहीं कर सकते। तो इस डिमांड जोन की वैलिडिटी जो है वो अब उतनी नहीं रहती है। देखो डिमांड जोन जो है वो लिक्विडिटी जोन्स की तरह एक्ट करते हैं। तो मल्टीपल बार एक ही डिमांड जोन का वर्क करना या एक ही सप्लाई जोन का वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक दो बार आप यूज कर सकते हो, तो उससे ज्यादा आप यूज नहीं करोगे। तो मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन को आप एक ही बार यूज करो। तो इसके बाद अगर हम आगे चार्ट में देखें तो यहाँ पर डिमांड जोन ना ड्रा करके यहाँ पर मैं एक कंसोलिडेशन देख सकता हूँ हल्की फुल्की। तो मैं इस पूरी कंसोलिडेशन को मार्क करके आगे इसको स्ट्रेच कर सकता हूं, क्योंकि अब हमारा ये नया डिमांड जोन बना है जहां से एग्रेसिव बाइंग आई है। तो इस डिमांड जोन को हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर गए, फिर उसके बाद नीचे आके अभी इसी डिमांड जोन से इन्होंने लिक्विडिटी ले ली है प्राइसेस ने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हमारा डिमांड जोन के हिसाब से एक ट्रेड बन रहा है जिसमें आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पर बन रही थी। तो यहाँ पर अगर हम टारगेट्स की बात करें, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स पिछला हाई टूट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को शुरू कर देते हैं। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट होगा, क्योंकि ट्रेंड का ये हाईएस्ट पॉइंट है, दैट मीन्स ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वो टूट जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मार्क कर सकते हो। अभी इसी चार्ट को देखने के लिए आप यूरो JPY का चार्ट खोल सकते हो और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ड्राइंग ऑफ सप्लाई जोन्स। तो सप्लाई जोन्स को ड्रा करने के भी 2 तरीके हैं और आइडेंटिफिकेशन के भी 2 तरीके हैं। तो सप्लाई जोन्स जो है वो मोस्टली आपको दिखेंगे डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कहां पर आपको दिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जाता है उसके बाद ये नीचे ही नहीं जाता रहेगा, ये पहले एक रिट्रेसमेंट देगा और यहाँ पर रेजिस्टेंसेस की फॉर्मेशन करता है। तो यही पर एक हमें डिमांड जोन्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हाईज पे। सिंपल आप देखो, क्योंकि सेलिंग का रूल क्या है, देखो सप्लाई जोन से हम सेल करते हैं, दैट मीन्स सेलिंग जो है वो सिर्फ पॉसिबल होती है हाईज पे। और हाईज पे कहाँ पर ये सेल पॉसिबल होता है, डाउन ट्रेंड में। जितना प्राइस ऊपर जाएगा आप सेल कर सकते हो, प्राइस नीचे आया फिर से एक हाई लगाया आप सेल कर सकते हो हाईज पे। तो हाईज पे सेल करना अप ट्रेंड में दैट्स नॉट पॉसिबल और वो इलॉजिकल है। और जो दूसरा तरीका है इसका वो है जब प्राइस आपको दिखे कि अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर आपको जैसे ही दिखे कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल पे भी बन सकता है और जब वहां पर दोबारा प्राइस अप्रोच करता है तो वहां से एक पावरफुल सेलिंग देखने को मिलती है। तो सिंपल में बात करें, चाहे वो एक डिमांड जोन हो या एक सप्लाई जोन हो, वो एज ए लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई होते हैं और लिक्विडिटी जोन्स पे मार्केट जो है वो आता ही आता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के बगैर नहीं चल सकता। इसके बाद बारी आती है ड्राइंग ऑफ सप्लाई जोन्स की। तो सप्लाई जोन्स जो है, जब आपको दिखे कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एग्रेसिव रेड कैंडल्स बने हैं बड़े बड़े, तो वहां पर हम इस ग्रीन बॉडी को पूरा मार्क करते हैं और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और ये हमारा सप्लाई जोन बन जाता है। तो ये है सप्लाई जोन सिंपल डेफिनेशन में। और दूसरा है जब आपको एक कंसोलिडेशन के बाद दिखे कि एग्रेसिव कैंडल्स बन रहे हैं, तो वहां पर हम पूरी कंसोलिडेशन को मार्क करते हैं। जैसे ही आपको दिखे
कि दोबारा प्राइसेस ये सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ से प्राइसेस गिरते हैं, या इस केस में भी इसको अप्रोच करेंगे तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो गिरते हैं। अब हम इसी सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करेंगे अपने रियल चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला है और यहाँ पर भी जो प्राइसेस है वो अभी डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं सप्लाई जोन को मार्क करूंगा तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक एग्रेसिव सेलिंग आई है, तो मैं इस कंसोलिडेशन को पूरा मार्क करके इसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा, तो ये मेरा एक सप्लाई जोन होगा। फिर प्राइसेस आप देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पर इसी सप्लाई जोन में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखो मेन मकसद क्या होता है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन किसका काम करता है, लिक्विडिटी का काम करता है। यही एग्जांपल मैंने इसलिए यहाँ पर ली ताकि और एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखो प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया, क्या दैट मीन्स हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए क्योंकि इसने सप्लाई जोन को क्रॉस किया? नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रेंड में सिखा दिया, जब प्राइस ऊपर जाए नीचे आए हाई से फिर से ब्रेकआउट दे तो दैट डजंट मीन कि हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए, ये रिटेल ट्रैप है। फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, दैट मीन्स कि अभी हम यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि अभी कोई क्लियर सेटअप नहीं बन रहा है। प्राइस ऊपर गया नीचे आया और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सेल करना वैलिड है क्योंकि ये इस सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन आगे क्या हुआ, प्राइसेस फिर से ऊपर गए नीचे आए, प्राइसेस ने इस जोन को दोबारा टारगेट करके हमारी लिक्विडिटी और हमारे स्टॉप लॉस को खत्म कर दिया। दैट मीन्स इस ट्रेड में हमें स्टॉप किया गया। लेकिन अगर हम आगे इसी चीज को देखें तो मार्केट ने फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर फिर से दोबारा गिर गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर फिर से एक एंट्री करने के बाद दोबारा यहाँ पर हमें एक वैलिडिटी मिल रही थी सेलिंग की। तो यहाँ पर ये ट्रेड जो है वो आपका सही हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस के बाद। तो इस ट्रेड में जो है वो आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है कि सर ये तो टूट गया, अब हम बाइंग करते, अब हम बाइंग देखते। तो या तो आपको सेलर रहना है मार्केट में या तो बायर रहना है, दोनों गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस फिर से नीचे आ गया और उसके बाद प्राइसेस ने यहाँ पर ट्रेंड को चेंज कर दिया है और अब प्राइसेस जो है वो फिर अप ट्रेंड में चले गए थे। तो इस तरीके से जो है वो आप सप्लाई डिमांड जोन्स को मार्क कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद हमें एक डिमांड जोन यहाँ पर मिला था, तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आपका ट्रेड जो है वो हल्का फुल्का बन रहा था। देखो मैंने यहाँ पर कहा बाइंग नहीं होती है, बाइंग नहीं होती, बाइंग नहीं होती। तो यहाँ पर वो जो लाइंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रेंड्स में सिखाया वो आपको हेल्प कर सकता है इन ट्रेड्स को लेने में और आइडेंटिफाई करने में। तो ये तो थे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। इस पे फिर भी हम फ्यूचर में वीडियो बहुत सारी बना देंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस को डिटेल में समझेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो फेयर वैल्यू गैप हो या इम्बैलेंस हो, ये दोनों एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी की हंट में इन लेवल्स पे जाता है, फिर मार्केट जो है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को रिज्यूम करता है, चाहे वो एक फेयर वैल्यू गैप हो या वो एक इम्बैलेंस हो। ये ट्रेंड के ही कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। दैट मीन्स अगर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस अप ट्रेंड में बनेगा, दैट मीन्स कि जब वहां से प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो वो अप ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। तो फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो यहाँ पर आपको कैंडल नंबर 1 जब हम अप ट्रेंड में देखें तो ये होगा और डाउन ट्रेंड में देखें तो ये हमारा कैंडल नंबर 1 होगा। और यहाँ पर हमारा जो है वो और एक कैंडल देखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं C3, यानी कि कैंडल नंबर 3, यानी कि 3 कैंडल 1 कैंडल। इनके बीच में जो ये नंबर 2 कैंडल होता है इसको हम एज ए फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते हैं। अब ये किस तरीके से किया जाता है, क्या देखा जाता है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अप मूव में आपको कैंडल नंबर 1 का हाई मार्क करना है और उसके सीध में एक लाइन खींचनी है और उसको टच करवाना है कैंडल नंबर 3 के लो के साथ। तो यहाँ पर जो ये अभी आप गैप देख रहे हो जो मेरे पास यहाँ पर बनी है, ये वाली गैप, ये एज ए फेयर वैल्यू गैप काम करती है। फेयर वैल्यू गैप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये लिक्विडिटी जोन है, प्राइस इसको टच करेगा ऊपर जाएगा तो वैलिड है, प्राइस इसके बीच में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वैलिड है। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप जो है वो काम करती है। लेकिन हमेशा आपको इसी तरीके से फेयर वैल्यू गैप जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। सिंपली फिलहाल याद रखना कि अप ट्रेंड में कैंडल नंबर 1 का हम हाई मार्क करते हैं और कैंडल नंबर 3 का हम लो मार्क करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिख रहा है कि कैंडल नंबर 3 की विक जो है वो यहाँ तक है और कैंडल नंबर 1 की विक यहाँ तक है, दैट मीन्स कैंडल नंबर 1 का ये हाईएस्ट पॉइंट है
और कैंडल नंबर 3 का ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो इनको मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं रेक्टेंगुलर टूल लूंगा, यहाँ पर मैंने इसको टच करवाया और यहाँ पर इसको टच करवाया, इस जोन को मैं यहाँ पर स्ट्रेच कर दूंगा, तो ये आपकी जो है वो फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी, सिंपल। और सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि इसकी जो यही लोअर विक है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो इतना नीचे आई है, और इसकी जो अपर विक है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर भी अगर हमें फेयर वैल्यू गैप ड्रा करनी होगी, दैट मीन्स मैं इसका हाई लूंगा और थर्ड कैंडल का मैं लो लूंगा। तो इन दोनों को जब मैं मार्क करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक छोटी सी गैप बची है, तो ये भी फेयर वैल्यू गैप होगी। तो अब देखो, अगर अब यही विक यहाँ पर नीचे आई है और ये ऊपर गई है, दैट मीन्स देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जितनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप होगी उसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो मोस्ट केसेस में अगर आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन में आना है और यहाँ पर आपको चैनल्स में एक पैरेलल चैनल दिख जाएगी। तो पैरेलल चैनल को मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट कैंडल के हाई पे मार्क करूंगा और इस लाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा और इसको ज्वाइन करूंगा थर्ड कैंडल के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बीच में एक लाइन बनी है जिसे हम कहते हैं 50% लाइन। तो मोस्ट केसेस में जब फेयर वैल्यू गैप इसको टच करेगी तो यहाँ से आप बाइंग के ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। और सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये है कैंडल नंबर 1 क्योंकि नीचे जा रहा है, और कैंडल नंबर 3 का ये पॉइंट में लूंगा, दैट मीन्स C1 का आपको देखना है लो और C3 का आपको देखना है हाई। तो इन पॉइंट्स को आप मार्क करोगे तो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर मार्क करूंगा और इसको सीधे स्ट्रेच करूंगा नीचे की तरफ, तो ये मेरी एक फेयर वैल्यू गैप बन गई। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि फेयर वैल्यू गैप उस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली काम करता है, दैट मीन्स जब डाउन ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप को इस तरीके से अप्रोच किया जाएगा तो प्राइस जो है वो फिर नीचे गिर जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप्स का। दैट मीन्स अगर प्राइस अब यहाँ तक है और इस पहले कैंडल की विक यहाँ तक है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई गैप नहीं बनेगी और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू भी नहीं होगा। तो उस वक्त आपको फेयर वैल्यू को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक बार काम करता है, उससे ज्यादा बार ये काम नहीं करता है। तो समझाने की टर्म्स में मैं बात करूं तो अगर उसके बाद मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल आया जिसने यहां तक आया या इसको टच किया, तो क्या उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएंगे फिर इसको टच करेंगे, क्या उस वक्त फेयर वैल्यू गैप वैलिड है? दैट मीन्स नहीं, क्योंकि वो गैप जो है वो अब मिटिगेट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी आपको, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको समझाया था, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड लेवल्स का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर भी जो फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड होगी वही काम करती है, जो मिटिगेट हो चुकी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंसेस। अब ये इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ इम्बैलेंसेस को ट्रेड करना एज कंपेयर टू फेयर वैल्यू गैप। फॉर एग्जाम्पल ये एक फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास। अब देखो फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट क्या है, फेयर वैल्यू गैप एज ए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एक्ट करती है। दैट मीन्स इस जोन में लिक्विडिटी है और इस जोन के हल्का सा नीचे लिक्विडिटी है, सिंपल सा, हल्का सा, इसके नीचे जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन मार्केट क्या काम करता है, मार्केट को चाहिए अप मूव देने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी। तो ये क्या काम करता है, मार्केट नीचे आया, इसको तोड़ देता है 50% लेवल को भी। तो लोग समझते हैं अब नहीं काम करेगी फेयर वैल्यू गैप, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी अभी नीचे और अवेलेबल है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट और कर सकता है। और जब आपको दिखे कि ये इस लिक्विडिटी जोन या फेयर वैल्यू जोन के नीचे आ गया है, तब मोस्ट लोग फेयर वैल्यू को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि अब ये काम नहीं करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको दिखे कि एक फेयर वैल्यू गैप पूरी टूट चुकी है, दैट मीन्स मार्केट फेयर वैल्यू गैप के लिए ना जाके ये एक इम्बैलेंस के लिए गया है, जहां पर अब रिटेल ट्रैप होता है। तो जब ये इम्बैलेंस से ऊपर जाएगा तो यहां पर आपकी बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड बन जाती है। तो सिंपल सी बात है, तो ये चीज याद रखना। तो फेयर वैल्यू गैप्स पे हम पूरा एक वीडियो लाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, तो उसमें भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर फेयर वैल्यू गैप पे एक पूरा वीडियो बनाइए या इम्बैलेंस पे एक पूरा वीडियो बनाइए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इम्बैलेंसेस की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हम एक पहले फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे, दैट मीन्स कैंडल 1 का लो और कैंडल 3 का हाई हम मार्क करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा और इस पूरी लिक्विडिटी को खत्म करेगा। तो जैसे ही ये दोबारा अप्रोच करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम अपना
सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि जब फेयर वैल्यू गैप को पूरा लिया जाता है तब इम्बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट हमें बचाता है। तो दैट मीन्स आप फेयर वैल्यू गैप्स को कम ट्रेड करके जब आपको इम्बैलेंसेस पे ट्रेड मिलेगा तो वो हमेशा एक बड़ा ट्रेड होगा। तो ये आप देख सकते हो। तो यही चीज हम आप प्रैक्टिकली देखते हैं हमें कहां पर मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करना सीखेंगे और यहाँ पर आपके और सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थर्ड कैंडल है, ये सेकंड है, ये पहला है। तो इसका मैं लोवेस्ट पॉइंट मार्क करूंगा और इसका मैं हाईएस्ट पॉइंट मार्क करूंगा और इसको मैं स्ट्रेच करूंगा। दैट मीन्स ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन चुकी है। एक ये है हमारे पास। और अगर मैं और एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रा करूं तो अब देखो ये एक कैंडल है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन है। दैट मीन्स इस कैंडल और इस कंसोलिडेशन को मैं एक ही कैंडल मानता हूं और इसके हाई को मार्क करता हूं और इसके बाद थर्ड कैंडल के लो को मार्क करता हूं। तो मेरे पास और एक फेयर वैल्यू गैप बन गई है। तो मेरे पास दो फेयर वैल्यू गैप्स है, तो मैं अब दोनों को ट्रेड कर सकता हूं। और दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं अभी यहां पर आपको सिखाऊंगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। तो पहले आप देखिए कि प्राइस ऊपर गए, दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को यहां पर अप्रोच किया। दैट मीन्स कि यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। जैसे ये ऊपर गया, फिर हमारा जो टारगेट होता है ये हाई के ऊपर होता है। तो ये जो हमारा टारगेट है वो वैलिड बन चुका है और वो हिट हो चुका है। दैट मीन्स अब ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिटिगेट हो चुकी है। अब यहां से दोबारा ट्रेड नहीं लिया जा सकता। अब देखो यहां से प्राइस फिर ऊपर गया, क्या यहां पर इस फेयर वैल्यू गैप से लेना सही है? अब दैट मीन्स नहीं है, क्योंकि ये अब मिटिगेट हो चुकी है। और इसके बाद आप देखो हमारे पास दूसरी जो फेयर वैल्यू गैप है वो नीचे प्रेजेंट है अब। और यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप में आप देखो कि प्राइसेस नीचे आए नीचे आए नीचे आए और यहाँ पर सीधे ही इसको तोड़ दिया। क्या इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग आ गई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी जो है वो इसने ले ली है और यहाँ पर आपको एक लिक्विडिटी वाला कैंडल दिख भी रहा है। दैट मीन्स प्राइसेस ने फेयर वैल्यू गैप को टारगेट ना करके एक इम्बैलेंस को ट्रेड किया है। तो यहाँ पर भी इम्बैलेंस के हिसाब से भी हमारा ट्रेड जो है वो वैलिड बन रहा है। और एक कॉन्सेप्ट, जब आपको दिखे कि मेरे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं तो वहां पर आप क्या करोगे? तो वहां पर आप पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करोगे। जिस भी जोन में वो फेयर वैल्यू गैप बनी होगी, जो उसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, जैसे कि ये लोवेस्ट पॉइंट हो, इस पे मैं एक लाइन मार्क करूंगा और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जिनमें फेयर वैल्यू गैप बना है, हाईएस्ट पॉइंट ये था। अब देखो यहाँ पर मोस्ट लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाईएस्ट पॉइंट तो ये था, इसको आपने क्यों नहीं ड्रा किया? क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। फेयर वैल्यू गैप इस हाई में बना है और इस लो के दरमियान बना है। फिर ये जो मूव है ये अलग आया है। दैट मीन्स कि ये हाई और ये लो के बीच में ही आपको इस पैरेलल चैनल को मार्क करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो आप देख सकते हो कि पैरेलल चैनल का जो 50% है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ये 50% है ये अब मेन फेयर वैल्यू गैप एक्ट करती है। तो इसके नीचे जैसे ये लिक्विडिटी लेने के लिए गया और इसके ऊपर गया तो यहाँ पर आपका ट्रेड लेना जो है वैलिड बन जाता है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी इन फेयर वैल्यू गैप्स में जो है वो कंफ्यूजन हुआ है तो आप सिंपली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो मैं बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तब तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका डाउट हो हम क्विकली आंसर करते हैं और आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिलते हैं, आपको हमारे कोर्सेज पे, लाइव क्लासेस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो बहुत फायदा है हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने में। अब हम देखेंगे मास्टरिंग ऑफ 1 डे, 4 आवर, 1 आवर एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, जिसे हम सिंपल में कहते हैं कि हाउ टू रीड ए चार्ट। तो जो भी आपको मैंने पीछे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनके बगैर आप इस चार्ट को रीड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आपको एनालिसिस करनी है तो आपको कहाँ आना है? सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने USD/JPY का चार्ट खोला है एट डेली टाइम फ्रेम। तो आप यही चीज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, BTC, गोल्ड, हर फॉरेक्स पेयर पे यूज कर सकते हो या किसी भी दुनिया के चार्ट पे यूज कर सकते हो, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर जो है वो चेंज किसी भी जगह नहीं होता है। प्राइस जो है वो हमेशा इन्हीं लेवल्स, इन्हीं ट्रेंड्स और इन लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स की इज्जत करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर जो आपका मेन मकसद होता है एनालिसिस का वो है एक की लेवल्स को ड्रा करना, दूसरा है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और तीसरा है लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करना। इससे ज्यादा यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड में ही जा रहा था, लेकिन इस चार्ट की एक खासियत है, जब ये ऊपर जाता है हायर हाईज लगा के और बहुत ज्यादा ऊपर जाता है फिर ये एक मेगा करेक्शन देता है।
फिर उस मेगा करेक्शन जो है वो फिर से हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, फिर ऊपर जाता है एक बड़ा सा मुंह दे के, फिर एक मेगा करेक्शन दी। फिर इस मेगा करेक्शन के बाद अब हमें पता है कि ये हाई टूटने वाला है, जो इसका प्रीवियस प्राइस बिहेवियर है उसको देख के मैं ये बोल रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूल को लेना होगा और जो अनमिटिगेटेड लेवल्स होंगी उनको हम ड्रा करेंगे। जैसे कि ये एक अनमिटिगेटेड लेवल है लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसका कलर मैं यहाँ पर रेड कर दूंगा। इसके बाद अगर हम और एक अनमिटिगेटेड लेवल की बात करेंगे तो ये एक अनमिटिगेटेड लेवल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये लेवल से जो है वो लिक्विडिटी ले ली गई है, लेकिन इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो इस लेवल को आप यहाँ पीछे से भी स्ट्रेच कर सकते थे, तो सारा यहाँ पर वैलिड है। तो फिलहाल अप ट्रेंड में हम इतना ही यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर हमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है जिसे हम एज ए की लेवल मान सके। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को रीड करें तो आप सिंपली देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, दैट मीन्स लो हायर लो, जो कि एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है। दैट मीन्स प्राइस ने अब इस हाई को ब्रेक किया है यहाँ पर। तो क्या ये सीधे ही ऊपर जाता रहेगा? आंसर है नहीं, आपको प्राइस को थोड़ा नीचे आने देना है, फिर यहाँ से हमारी बाइंग पोजीशन जो है वो बन जाएगी। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का हमारा व्यू, जो कि अप ट्रेंड का व्यू है। दैट मीन्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे प्राइसेस नीचे आने चाहिए और फिर ये ऊपर जाने चाहिए। क्या इस लेवल को मैं एज अ रेजिस्टेंस मार्क करूं? तो आंसर है नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक टेम्परेरी लाइन है और मुझे पता है टूट जाएगी। तो इसको हम और एक्यूरेटली लोअर टाइम फ्रेम्स पे ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर और कुछ लेवल्स को मार्क कर सकते हैं जो कि हमें मार्केट में मिलेगी। तो 4 आवर पे आपको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले यहाँ पर भी आपको की लेवल्स को मार्क करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप लिक्विडिटी को देखते हो क्योंकि लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट सब जगह वैलिड है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी ट्रेंड्स को देखते हो और एडिशनली यहाँ पर ड्रा करते हो आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप भी मिले तो उसको भी आप ड्रा कर सकते हो, या आपको कोई इम्बैलेंस दिखे। लेकिन वो इम्बैलेंस जो है और फेयर वैल्यू गैप ज्यादा जो है वो वैलिड होती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो वो चीजें हम वही देखेंगे। तो 4 आवर पे फिलहाल हम इन चीजों पे फोकस करेंगे, की लेवल्स, लिक्विडिटी। तो यहाँ पर भी जो की लेवल्स की बात अगर हम करें तो जो अनमिटिगेटेड लेवल्स होंगी उनको हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो इसको हम मार्क कर सकते हैं, तो इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे क्योंकि ये एक 4 आवर की लाइन है और 4 आवर लाइन को हम ब्लैक कलर से ही मार्क करते हैं। और ये रहा एक 4 आवर का सपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, अभी अगर हम यहाँ पर देखें और कोई हमारे पास सपोर्ट नहीं बन रहा तो इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा, इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा। और इसके साथ साथ आई थिंक यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। तो ये रहा हमारे एक अप ट्रेंड का सपोर्ट जो कि एक पावरफुल सपोर्ट एक्ट करेगा। तो सिंपली आप देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइसेस जो है वो ऊपर गए, हाई का ब्रेकआउट दिया, दोबारा यहाँ पर नीचे आए। तो यहाँ पर अभी आई थिंक क्योंकि ये लो बना है तो यहाँ पर दूसरा लो बना है बराबर सेम जगह, दैट मीन्स ये लिक्विडिटी के लिए आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और अगर हम सप्लाई डिमांड जोन्स की बात करें तो हमारा एक डिमांड जोन भी यहाँ पर हमें दिख सकता है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं, तो इसका कलर मैंने ऑलरेडी ब्लैक करके रखा है। सप्लाई जोन की बात करें तो क्या पीछे हमें कोई सप्लाई जोन मिला है? तो ये सप्लाई जोन था लेकिन ये अब खत्म हो चुका है। इसके ऊपर यहाँ पर एक सप्लाई जोन है लेकिन यहाँ पर अभी हमारी मेन लेवल जो है वो प्रेजेंट है। अब मैं इससे शिफ्ट करके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अब हम अपनी मेजर एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर आप तेज कर रहे हो, आप लाइनें ड्रा कर रहे हो, ये चीजें देख रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तो आपको और डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी खुद ब खुद, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो। तो 1 आवर की अगर हम बात करें तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पर एक हाई लगा रहे थे यहाँ पर, और इस हाई की सिर्फ लिक्विडिटी ले ली गई है। तो इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमें लिक्विडिटी ही बार बार दिखा रहा है। दैट मीन्स USD JPY अभी जो 1 आवर के हिसाब से है वो है कि ये एक रेंज में है और रेंज के दोनों साइड लिक्विडिटी है। तो क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स USD JPY में ये इस लेवल को अप्रोच कर सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल से फिर से नीचे आके एक सपोर्ट बनाना चाहिए, फिर ऊपर ये जाना चाहिए। तो क्योंकि ये अभी रेंज लिक्विडिटी में है तो रेंज की लिक्विडिटी जो है वो ऐसे ही गेन होती है। तो आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब है उसके बाद सबसे खतरनाक टाइम फ्रेम जहां पर आपने अपनी
जिंदगी दे दी है वो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करोगे या की लेवल जिन्हें मैं कहता हूँ, वो सारी की सारी जो है वो टेम्पररी होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू टेम्पररी। और यहाँ पर जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं वो उतने वैलिड नहीं होते हैं, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। यहाँ पर हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को ट्रेड करो हायर टाइम फ्रेम से व्यू बना, जैसे किसी इंपॉर्टेंट की लेवल से लिक्विडिटी ग्रैब की तो हमें दिख रहा है, दैट मीन्स मैं उसी वक्त 5 मिनट्स पे शिफ्ट करके देखूंगा कि क्या मेरी पोटेंशियल एंट्री बन रही है, यानी कि जैसे ही नीचे आया यहाँ पर मैं लिक्विडिटी के बाद सेल कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर यहाँ पर फिर लोअर हाईज बना रहा है, दैट मीन्स मैं फिर से हाईज पे सेल करता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन मिल रही है, दैट मीन्स मैं अप ट्रेंड के लिए बाई कर सकता हूँ छोटे मोटे टारगेट्स के लिए। लेकिन जो आपके बड़े ट्रेड्स है वो आपको सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर सेल करूंगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो मेरा जो टारगेट है वो इस लो के नीचे बन रहा है इतना, और ये ट्रेड मुझे दिख रहा है ये है 1:3 का, जो कि एक सही ट्रेड है। लेकिन जब मैं इसी को शिफ्ट करूंगा हायर टाइम फ्रेम्स पे देखने के लिए, तो आप देखना कि इस ट्रेड की औकात कितनी रह जाएगी। तो ये मैंने इसको शिफ्ट किया यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप देखो हमने ट्रेड की एंट्री कहाँ की और मेरा टारगेट क्या बन रहा है एज कम्पेयर टू जो 1 आवर का आपका ट्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, और हमें पता है कि ये इस सपोर्ट के नीचे तो आ ही जाएगा, दैट मीन्स हमारा टारगेट कम से कम यहाँ तक होगा। अब देखो दोनों जगह, एक जगह मैंने 1:4 लिया, एक जगह 1:3, चलो मैं इसको भी 1:3 कर देता हूँ। 1:3.36 था ये, हाँ इतना। तो अब देखो ये ट्रेड का साइज आप देखो और ये ट्रेड का साइज देखो, तो ट्रेड के साइजेस में जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों जो है कि हालांकि 1:3 है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। अब देखो ये ट्रेड अगर आप बहुत सारे करोगे, फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड करोगे, तो 10 में आपके 6 गलत हो जाएंगे, एज ए नॉर्मल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, और 4 सही हो जाएंगे। दैट मीन्स आप 6 पॉइंट गवा रहे हो और 12 पॉइंट कमा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 6 पॉइंट रहेंगे अगर आप 10 ट्रेड करते हो। और क्या आपको यहां पर 10 ट्रेड करने की जरूरत है? नहीं, सिंपली अब देखो जो आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करोगे वो आप 3 ट्रेड या 4 ट्रेड करोगे, तभी आपका ये एक ट्रेड बन जाएगा। यानी कि जो आप 10 ट्रेड्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करोगे, वही आपको 2 ट्रेड करने हैं कहां पर? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दैट मीन्स जितने आप कम ट्रेड करोगे आपकी ब्रोकरेज कम लगेगी, आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को अलाइन आप करो हायर टाइम फ्रेम्स के साथ। तो इस 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा खासकर निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि वहां पर प्राइस एक्शन इस मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वीडियो बनाऊं या फेयर वैल्यू गैप्स वीडियो बनाऊं, सप्लाई डिमांड जोन्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो मैं अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।